कहानी का ये 13वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। विराजमान की बातें सुनकर बहुत दुखी था। जैसे मान का दर्द उसके अंदर उतर आया था। वो गाड़ी में सोते हुए अपने भाई को देख रहा था और उसने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपने भाई को इस सब से बाहर निकाल कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इधर धारा की नींद तो पहले ही खुल चुकी थी। रात के 2 बजे थे और मान अभी तक भी नहीं आया था। ये बात धारा किसे कहे समझ नहीं आ रही थी। रह तो वो पहले से ही आ रही थी और एक बार के अलावा उसने कभी भी मान को इतनी रात तक घर के बाहर नहीं देखा था। और अभी जैसे हालात थे और मान की हालत थी उसे चिंता होना लाजमी थी। इस समय विराज के सिवा और कोई उसे याद नहीं आया। धारा ने जैसे ही फोन उठाया दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाजा खोला तो विराज मान को पकड़े दरवाजे पर खड़ा था और मान बेहोशी सी हालत में विराज की बाहों में झूल रहा था। धारा तुरंत आगे से हट गई और मान को दूसरी तरफ से पकड़कर बेड पर लिटा दिया। सुबह उठाना मत इसे, कहकर विराज जाने लगा। धारा जाते हुए रुककर विराज ने धारा को आवाज दी। धारा बोली, जी भैया। विराज ने पूछा, ये शादी तुम्हारी मर्जी से ही हुई थी ना? धारा बोली, जी भैया। धारा को सवाल अजीब लगा। क्या हुआ भैया? विराज बोला, अपना दिल और ये रिश्ता साफ रखना धारा। अब मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो भी दिल में हो पहले से ही साफ साफ बता देना। कहकर विराज कमरे से जा चुका था और धारा उसकी बातें समझने में लगी थी जो वो बोल कर चले गए थे। सुबह के समय मान अपना सिर बेड की बैक साइड से लगाकर बैठा था और हाथों से अपने सिर को दबाने की कोशिश कर रहा था। जाहिर सी बात है, इतना पीने के बाद सिर दुखता ही है। हैंगओवर की वजह से आंखें खोलकर ना देखने का मन था और ना ही देख पा रहा था दर्द की वजह से। लीजिए। सामने खड़ी तारा थी हाथ में ट्रे लिए। क्या है? मन पहले से ही खराब था तो बड़े ही रूखे तरीके से पूछा। सिर में दर्द अलग था। धारा बोली, नींबू पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मान बोला, रख दो साइड में, बाद में पी लूंगा। नींबू पानी की ट्रे साइड टेबल पर रखकर धारा मान के सामने बैठ गई तो मान ने पूछा, क्या हुआ? धारा बोली, कुछ पूछना था आपसे। पूछो, मान ने कहा तो धारा बोली, आपने तो कहा था कि आप कभी कभी पीते हैं। मान ने नजर उठाकर धारा की तरफ देखा। पूरा बीवियों वाला तरीका था पूछने का। मान बोला, हाँ कभी कभी ही पीता हूँ। धारा बोली, तो फिर ये रात को क्या था? कितनी पी हुई थी आपने? पता है, भैया छोड़कर गए थे आपको। यहाँ तक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। वजह पूछ सकती हूँ इतना ज्यादा पीने की? तुम तुम हो वजह। मान के जवाब पर धारा ने गहरी नजरों से मान की तरफ देखा तो मान बोला, तुमसे शादी हुई ना, इसलिए। कल दोस्त पीछे पड़ गए थे और शिवाय भी नहीं माना तो पीनी पड़ी। उसने जानबूझकर शिवाय का नाम लिया पर नजर धारा के चेहरे पर थी। उसका चेहरा देखकर दिल पढ़ने की कोशिश कर रहा था। पर अपनी सेहत का तो ध्यान रखना चाहिए ना। और शिवाय सर, वो पिछली बार की डांट भूल गए क्या जो विराज भैया से पड़ी थी? बात सुनते हुए मान ने गिलास उठा लिया और धारा को देखते हुए नींबू पानी पीने लगा। वैसी ही लगी जैसे हमेशा रहती थी। दिल कुछ हल्का होने लगा। कोई कितना भी फोर्स करे पर आप अपना ध्यान रखा कीजिए। इतना पीना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। धारा उठकर उन बैग्स को देखने लगी जो उसने उस रूम से मंगवाए थे जहां वो पहले रहती थी। ये सब क्या है? धारा को बैग्स टटोलते देख कर पूछ लिया उसने और उठकर बालकनी की तरफ चल दिया पर पूरा ध्यान बैग में रखे सामानों पर था। मेरा सामान है। कुछ सामान निकाल कर पास रखी टेबल पर रख दिया। साथ ही वो सब भी निकाला जो माँ ने धारा को दिया था, यानी कि उसकी दी हुई सैंडल और वॉच। उन पर नजर पड़ते ही मान वहां आकर पास रखे काउच पर बैठ गया और सामानों में से वॉच उठाकर देखने लगा। क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आई थी? वॉच हाथ में लिए मान ने धारा को देखते हुए पूछा। आज हर एक पल में वो धारा को परखने की कोशिश कर रहा था जैसे उसका मन पड़ना चाहता हो। धारा ने पूछा, ऐसा क्यों लगा आपको? मान ने उस वॉच को देखते हुए कहा, ये वैसी ही रखी है जैसे मैंने तुम्हें दी थी। लगता नहीं कि एक बार भी तुमने इसको पहना है।
धारा, जो अपना सामान रखने में व्यस्त थी, वह सामान छोड़कर मान की तरफ देख रही थी। अगर आपको ऐसा लगा तो ये आपकी अपनी सोच है और ये आपका नजरिया है। मान बोला। अच्छा, तो तुम्हारी सोच और नजरिया क्या है इन सामानों को इस तरह पटक कर रखने में? ओहो, थोड़ा खौफ खाइए शेख अव्वल साहब। ये आपको पटके हुए सामान लग रहे हैं? ये संभाल कर रखे हुए सामान है, ना कि पटके हुए। थोड़ा ना अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। धारा थोड़ी ज्यादा ही तेज में आ गई थी सुनकर। है शेख अव्वल साहब, ये क्या है? तुम मुझे ये सब कहकर बुलाने वाली हो? बुरा सा मुंह बनाया था अमान ने शेख अव्वल साहब सुनकर। धारा बोली, हाँ, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि आपको क्या कहकर बुलाऊं। मान बोला, अच्छा, तो ये अंकल वाले नामों से बुलाओगी मुझे तुम? बात कहाँ की कहाँ पहुंच रही थी। तुम ना रहने ही दो, और अच्छा भला नाम है मेरा, वही बोला करो, समझी? थोड़ा डांट के बोला था माँ ने इस बार। दारा को बुरा लगा तो मुंह फेर लिया, आंखें नम हुई और आंसू निकल कर गालों तक आ गए। ठीक है, भीगी सी आवाज में जवाब दिया। गला भारी हो गया था। अब एहसास हुआ कि थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी कह दिया पर जवाब नहीं मिला। सॉरी कहा ना, ठीक है तुम्हारी मर्जी, कुछ भी पुकारो। थोड़ा पास आकर उसके पीछे खड़े होकर मान ने कहा, ये कौन कौन से सामान रखे हुए हैं तुमने? बाकी के सामानों पर नजर डालकर पूछ लिया कि शायद इसी से बात कर ले और मुद्दा बदल जाए वापस। रखे नहीं है, पटके हुए हैं। मैं अपने फेवरेट और मेमोरेबल सामानों को हमेशा पटक कर ही रखती हूँ, जो मेरी खास यादों में शामिल होते हैं। तुरंत मौका मिला और जवाब मुंह पर दे मारा। मान को अपनी गलती का एहसास हुआ। पास जाकर धारा के दोनों कंधों पर हाथ रखा। सामान जमाने में व्यस्त दिखना चाह रही थी, पर सच में अभी पटक ही रही थी। मान ने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया। सॉरी बोला ना, इधर देखो मेरी तरफ। चिन को उंगलियों से पकड़कर चेहरा थोड़ा ऊंचा किया। आंखें अभी भी नम थी, आंसू से गाल भीगे थे। अपनी उंगलियों से धारा के आंसू पोंछ दिए। मैं ऐसा ही हूँ धारा, लापरवाह सा, ध्यान नहीं रख पाता किसी भी बात का। तभी तो देखो ना कैसा धोखा पाया है मैंने। पता ही नहीं कर पाया कि जिसे मैं टूट कर चाहता हूँ वो किसी और से प्यार करती है। मान के चेहरे पर गहरी पीड़ा दिखी धारा को। एक बात पूछूं तुमसे धारा, सच सच जवाब दोगी ना? धारा ने हाँ में सिर हिलाकर इजाजत दे दी। तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम पर कोई दबाव तो नहीं था ना? या किसी और वजह से कोई फायदा या किसी चीज का लालच? सवाल ऐसे थे कि धारा मान को देखती ही रह गई। उम्मीद नहीं थी कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। बोलो धारा, बताओ मुझे सच सच कि मुझसे अचानक शादी के लिए तुम कैसे तैयार हो गई? दादू ने या किसी और ने तुम पर दबाव नहीं बनाया ना? या किसी और जरूरत के चलते तुमने ऐसा किया हो? जैसे जैसे पैसों की जरूरत? तुम मुझे सच सच बता सकती हो धारा, मैं सुनूंगा और समझूंगा भी और तुम्हारी हर तरह की मदद करूंगा। किसी और को पसंद करती हो वो भी? जुबान लड़खड़ा रही थी, पर जो भी था सब क्लियर करना था। शिवाय की बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर तुम किसी और को चाहती हो तो वो भी बता दो धारा, मैं खुद तुम्हें उस तक छोड़ कर आऊंगा और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो सब दूंगा। मेरे साथ अपनी जिंदगी खराब मत करना तुम। सच बोलना धारा, अब और धोखा बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जो भी दिल में हो सब साफ साफ कह दो, ज्यादा देर नहीं हुई है अभी। मुझे बाद में मौका देकर या प्लानिंग करके धोखा मत देना। प्लीज बताओ मुझे क्यों शादी की मुझसे? मान ने बिना रुके सब बोल दिया, जो बोलना था और जो नहीं बोलना था वो भी। और धारा बिना किसी भाव के वो सब सुन और समझ रही थी। सवाल गुस्सा दिलाने वाले थे, पर उसमें छुपा मान का दर्द और डर दोनों धारा ने महसूस किए। आपके लिए, धारा बोलकर चुप हो गई और मान उन शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा। आपके लिए शादी की मैंने आपसे, और किसी और को नहीं। आपको पसंद करती हूँ मैं, इसलिए शादी की आपसे। चुप रहने से बहुत कुछ रह जाता या छूट जाता, इसलिए जिस बात को वो खुद से भी कहने में टाइम लगाती आज मान के सामने कह दी। मैंने हमेशा आपको पसंद किया है। शायद आपको तो पता भी नहीं है कि आप पहले भी कई बार मुझसे मिल चुके हैं, पर मुझे हर वो दिन हर वो पल याद है जब आप मुझसे मिले। कई बार आपने मेरी मदद भी की। हर बार आप मेरे दिल में उतरते गए।
इसलिए मैंने आपसे शादी की। आपके परिवार और उससे मिले प्यार के लालच के लिए मैंने आपसे शादी की। मुझ बेघर को घर दिया, इतना मान और सम्मान दिया, इज्जत और प्यार से अपने घर में रखा। उस परिवार को मुसीबत में देखकर कैसे पीछे रह जाती मैं? जिस परिवार ने मेरी इज्जत रखी, उसे कैसे दुनिया के आगे बेइज्जत होने देती मैं? इस प्यारे से परिवार की सदस्य बनने की लालसा में मैंने आपसे शादी की। अब धारा बोल रही थी और मान उसे सुन रहा था, बिना कुछ बोले। धारा सब कुछ कह तो गई थी, पर अब चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था। आंखों की कोर सफेद हो गई और पलकें भारी होने लगी थी। उसे कितनी शर्म आ रही थी ये देखने से ही पता चल रहा था। और मान उसे मजा आने लगा था उसकी हालत देखकर। उसकी तो नजरें ही नहीं हट रही थी धारा के चेहरे से। कितने आराम से बोल दिया कि पसंद करती हूँ आपको, और अब खुद ही नजरें मिलाने से कतरा रही थी कि उन अजीब से सवालों का जवाब धारा ऐसे देगी उसने सोचा नहीं था। मान के दिल में सुकून उतर आया था कि कम से कम ये रिश्ता तो जबरदस्ती या मजबूरी का नहीं बल्कि रजामंदी और पसंद का था। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? मान के चुप्पी देखकर आखिर पूछ ही लिया। तुम पर यकीन था थारा, पर अपनी किस्मत पर नहीं। मुझे तुम्हारा मन जानना था, तुम्हारी इच्छा पूछनी थी। पर आपको मुझ पर ऐसा शक क्यों हुआ, पूछ सकती हूँ? ऐसा क्यों लगा आपको कि मैंने किसी लालच के चलते आपसे शादी की है और मेरी जिंदगी में कोई और है? वजह पूछ सकती हूँ? मान बोला, बताया तो मुझे अब खुद पर यकीन नहीं रहा। मैं अब वही सब दोबारा नहीं देखना चाहता। मुझे अब डेट की तरह अकेले रहना मंजूर है, पर किसी का जबरदस्ती का साथ नहीं चाहिए। धारा बोली, आपका कहना सही है। आपने अपने हालात के हिसाब से सोच बना ली, पर उस हिसाब में मैं आपको लालची और मौका प्रस्त लगी। और कब देख लिया आपने मुझे इस तरह से? कभी किसी के साथ मिलते या डेट पर जाते हुए कि आपको लगे कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ? मान बोला, तो मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हूँ धारा? मान की बातें धारा को चुप सी गई थी। नहीं, बताइए आप। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती, तब आप पूछते ऐसे सवाल? मान ने कहा, तुम नाराज हो रही हो? धारा अब हल्के गुस्से में बोली, क्यों नहीं होना चाहिए? कैसे कैसे विचार रखे हुए हैं आपने मेरे लिए? मैं आपको लालची और धोखेबाज लगी? बताइए कब देखा आपने मुझे ऐसा कुछ करते हुए कि मेरा ऐसा स्वभाव शो हो? और तकरीबन 1 डेढ़ महीने से आप सबके साथ रह रही हूं ना, तो आपको लगा उस दौरान कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? मान को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी यार, गलती हो गई, पर तुम भी मेरी बात को समझो ना। धारा दृढ़ता से बोली, नहीं, आप मेरी बात समझिए। क्यों लगा आपको ये सब, और कल ही क्यों लगा? जबकि ये सब सवाल आप मुझसे पहले भी पूछ सकते थे, आज क्यों? बताइए, किसने कुछ कहा या बताया आपको मेरे बारे में? बताइए। शर्म हट गई और अब नाराजगी दिख रही थी। मान बोला, तुम तो गुस्सा हो गई? वजह है मेरे पास। बोलते हुए आंखों में नमी आ गई, फिर से गला रुंध गया। मान बोला, अच्छा मेरी तरफ देखो, मुझे नहीं देखना कहीं भी। हक से नाराज हो रही थी वो। यार देखो, ऐसा मत करो, मैंने सॉरी कहा ना, वजह थी मेरे पास। पर प्रॉमिस, आज के बाद कभी ऐसे सवाल नहीं करूंगा तुमसे। देखो मेरी तरफ। दोनों हाथों में चेहरा भरकर रुख अपनी तरफ किया। मैं शक नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हारी जरूरत, मजबूरी और इच्छा के बारे में पूछ रहा था। मुझे पता है, मैंने तुम्हें देखा भी है, पर किसी के दिल में क्या है वो हम साथ रहकर भी नहीं जान पाते। और ये बात अब मुझे समझ आई है, इतना बड़ा धोखा खाने के बाद। धारा बोली, ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, मजबूरी को, और मान भी रही हूँ। पर क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब यहीं रुकने वाला नहीं है। आगे भी मुझे इस तरह के सवालों का जवाब हमेशा देना पड़ेगा। मैं इस वक्त सभी को शायद लालची और मौका प्रस्त लग रही हूँ। वहाँ नीलेश भैया भी तो यही कह रहे थे ना। क्या फर्क रहा उनकी और आपकी सोच में, या किसी और की सोच में? मान तो बस धारा को देखता ही रह गया। इतना ज्यादा सोच लिया इस लड़की ने। अभी और भी लोगों को जवाब देने हैं मुझे इस रिश्ते को लेकर, केवल आप ही नहीं हो। दादी बुआ को भी मेरे बैकग्राउंड से ही दिक्कत है ना। संजना पर कभी किसी को शक हुआ? नहीं ना। पर मुझ पर किया जा रहा है। मान उसे मनाने की कोशिश करने लगा। धारा, तुम बात को कहीं और ले गई हो। मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। मेरे विचार तुम्हारे लिए कभी भी दोस्तों जैसे नहीं रहे,
और रही बात दूसरों को जवाब देने की, तुम अकेली नहीं हो अब। इस कमरे में मैंने भले ही तुमसे ये सवाल किए हैं, पर बाहर मैं अब किसी को भी तुम पर उंगली भी नहीं उठाने दूंगा। उनके हर सवालों का जवाब मैं दूंगा। मेरे रहते तुम खुद को अकेला मत समझना धारा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सवाल करना मेरी मजबूरी थी और जरूरी भी था। धारा को मान ने अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को सहलाने लगा। और सुनो, अब बताओ कि क्या कहकर बुलाओगी मुझे? बात का विषय बदलने के लिए मान ने पूछा। धारा उसके सीने से लगी बोली, नहीं पता। शेख हवस साहब ही अच्छा है जो पहली बार मेरे लिए तुम्हारे मुंह से निकला, वही नाम लेकर मुझे पुकारना। ठीक है। ठीक है। अब आप जाइए और नहा लीजिए, स्मेल अभी तक आ रही है आप में से। मान से अलग होकर धारा ने कहा, मैं नीचे जा रही हूँ। धारा कमरे से बाहर निकल गई। मान कुछ पल तक धारा को देखता रहा। संजना और मैंने तो कभी भी इस तरह से बात नहीं की, इतने अपनेपन से या हक अधिकार से। न कभी प्यार, न कोई गिला शिकवा। कैसा खोखला रिश्ता था हमारा, अब समझ आ रहा है। कुछ पल मान सोचता रहा, फिर वॉशरूम की तरफ चल दिया। विराज के रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। वो चुपचाप तैयार हो रहा था। जब वो सोकर उठा था, उसके पहले से ही परिणीता कमरे से नदारद थी। वो कल रात से ही नाराज थी और विराज को रात भी आने में लेट हो गया तो मनाने का टाइम ही नहीं मिला। सुबह की चाय खुद ना लाकर नौकर के हाथों भिजवा दी परिणीता ने। आज उसे अकेले ही चाय पीनी पड़ी। विराज सामने लगे आईने में से परिणीता को देख रहा था। अभी अभी ही कमरे में आई थी और बिना उसकी ओर देखे अपने काम में व्यस्त होने का दिखावा कर रही थी। विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टाई बांधते हुए हाथ रुक गए और बंधी हुई टाई खोल दी। विराज बोला, परिणीता मेरी टाई बांधना ठीक से बंद नहीं रही। पास बुलाने का, बात करने का कोई तो बहाना हो। मेरे पास टाइम नहीं है, किसी मैट से बंधवा लो। फजूल के जरूरी कामों को करते हुए उसने बहाना बनाया। विराज कमर पर हाथ रख के उसे ही देख रहा था। वो अपने मन में बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, भिजवाओ किसी मेड को। विराज की बात पर हाथ रुके थे काम करते हुए परिणीता के, पर फिर दोबारा शुरू हो गए जैसे पर की नहीं पड़ा हो। विराज उसे छेड़ते हुए आगे बोला, और गुड बाय किस का भी बता देना उसे कि जाते जाते साहब को करनी होती है, तुम्हें टाइम नहीं है ना। कहते हुए होंठ दांतों के नीचे दबा हंसी रोकने की कोशिश की उसने। असर हुआ। कुछ पल में ही परिणीता कमर पर हाथ रख के विराज के सामने खड़ी होकर उसे खो रही थी। ज्यादा बोलना आ रहा है? विराज बोला, बिल्कुल नहीं। जितना तुम सिखाओगी और बताओगी उतना ही बोलूंगा। परिणीता चिढ़कर बोली, शांति से बैठी अच्छी नहीं लगती ना तुम्हें? विराज मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम तो हमेशा लड़ती झगड़ती हुई ही अच्छी लगती हो। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। कहते हुए परिणीता पैर पटकते हुए कमरे से बाहर की तरफ चल दी। विराज ने उसे रोकना चाहा। अरे सुनो तो मेरी टाई, बंधवा लेना किसी मेड से, और जो कुछ भी लेना देना है ना वो भी कर लेना। पैर पटकती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई कहकर। विराज पर पड़ाया, हे भगवान, इससे कोई नहीं जीत सकता। लगता है मनाना भारी पड़ने वाला है। विराज हाथ में पकड़ी खुली हुई टाई को देख रहा था। आखिर आईने के सामने खड़े होकर दोबारा खुद से ही टाई बांधकर वो भी कमरे से निकल आया। सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो बरखुद्दार? मान को तैयार देख नाश्ते के लिए बैठे रघुवीर जी ने पूछा। वहीं जा रहा हूँ दादू, जहाँ सुबह सुबह जाना चाहिए। मान ने बोलकर चेयर खींची बैठने के लिए और बैठ गया। रघुवीर जी ने पूछा, मतलब? मान बोला, ऑफिस दादू, ऑफिस जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊंगा सुबह सुबह, आप बताइए। रघुवीर जी बोले, ऑफिस अभी से? तुम्हें अभी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? माँ ने पूछा, क्यों दादू? अभी ऑफिस क्यों नहीं जा सकता, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है बेटा, बट अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। इस बार सुमेर जी ने कहा तो मान हंसते हुए बोला, अरे शादी ही तो हुई है डैड, उसकी वजह से ऑफिस नहीं जाना, काम नहीं करना, ये क्या बात हुई? बात तो है, तभी मना कर रहे हैं। अभी तुम ऑफिस नहीं जा सकते, एक हफ्ता घर रुको, बहू के साथ घूमो फिरो, साथ में समय बिताओ। ऑफिस के लिए हम लोग काफी हैं, सुमेर जी ने कहा। पर डैड, मान ने बोलने की कोशिश की तो सुमेर जी बोले, एक बात तुम्हारी हमने मान ली कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, ठीक है, पर एक बात अब तुम भी हमारी मानोगे और एक हफ्ता घर पर ही रुकोगे। बहू के साथ रहो, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे।
मान बोला, 1 हफ्ता? डैड, ये कुछ ज्यादा नहीं बता दिया आपने? करूंगा क्या? मैं तो कहता हूँ धारा को भी लेकर चल दे, वो भी जाना शुरू करे अब। काफी काम पेंडिंग होगा उसका। धारा, जो परिणीता के साथ सभी को नाश्ता सर्व करने में लगी थी, ऑफिस जाने के नाम से ही चेहरे पर रौनक आ गई और नजर मान से जा मिली। धारा, धारा क्या करेगी ऑफिस जाकर? कलावती जी ने बीच में ही टोक दिया। वही करेगी दादी बुआ जो मैं करूंगा। काम? उसका भी तो वहाँ काम है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है वो, काफी काम रहता है वहाँ उसे। मान ने धारा की तरफ देखते हुए कहा तो कलावती जी बोली, तुम्हारी बात अलग है पर धारा, अब वो ऑफिस नहीं जाएगी। बहुएं घर में अच्छी लगती हैं, घर का काम संभालती हुई। ये क्या बात हुई दादी बुआ? बहू है तो घर में ही रहेगी। मान को बात अच्छी नहीं लगी तो बोल दिया, पर कलावती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। देख रहे हैं भाई साहब, आजकल के बच्चों को बड़ों की तो बात ही नहीं माननी, इन लोगों को बस मान का धारा के लिए बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब जमाना बदल गया है कलावती, तुम भी अपने विचार बदलो। आजकल तो ये सब आम बात है और घर के काम करने के लिए काफी सारे नौकर चाकर हैं। रघुवीर जी ने कहा तो कलावती जी का मुंह बन गया। पर अभी ना तो मान और ना ही थारा दोनों में से कोई भी ऑफिस जाएगा। कुछ दिन बाद दोनों साथ में वापस ज्वाइन करना। सुमेर जी ने फैसला सुनाया। धारा के ऑफिस जाने के नाम से उनका मुंह बना हुआ था। कलावती, तुम अपना नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? देखो आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है। रघुवीर जी ने बड़ी मनोहर से कहा ताकि उनका ध्यान दूसरी बातों की तरफ हो जाए। सरस्वती जी भी बोली, हाँ जी, देखो ना कितने चाव से आज नाश्ता बनाया है दोनों बहुओं ने मिलकर। खाकर बताओ ना कैसा बना है। सब समझ रही हूँ मैं, मुझे मुद्दे से भटकाना चाहते हो और कुछ नहीं। कलावती जी को बात बुरी लग गई। ऐसी बात नहीं है बुआ जी, आप घर की बड़ी हैं, आपकी बात हम सब के लिए महत्व रखती है। पर अभी आप नाश्ता कीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। सुमेर जी ने मनाते हुए कहा, घर की बड़ी थी तो नाराज कैसे रहने देते। मान, तुम तैयार हो ही गए हो तो एक काम करो, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ जहाँ एक मीटिंग है, मैं तुम्हें उसकी डिटेल भी सेंड कर दूंगा। तुम धारा को लेकर चले जाओ। काम करना चाहते हो तो काम ही करो। विराज ने मान की तरफ देखकर कहा तो सुमेर जी भी मुस्कुरा दिए। इसी बीच विराज का पूरा ध्यान परिणीता पर था, जो पूरे टाइम उसे नजरअंदाज करती हुई इधर उधर भुदकती फिर रही थी। पर मजान, जो विराज पर थोड़ा भी ध्यान दे देती। असल में ध्यान तो विराज पर ही था और इसीलिए उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। विराज भी परिणीता की हरकतें देखकर छल्ला रहा था। आखिर में सिर पीट कर ऑफिस के लिए निकल ही गया। इधर जब से शिवाय को पता लगा था कि उसने जो भी हंगामा किया वो सब गलत था, क्योंकि करण ने उसे संजना की सारी सच्चाई बता दी थी, तब से शिवाय को बड़ा पछतावा हो रहा था। पूरी बात भले ही उसे पता नहीं चली, पर मान के जाने के बाद करण ने उसे वो सब बताया जो इतने टाइम से संजना के बारे में वो देख रहा था कि किस तरह वो मान को धोखा दे रही थी। अब असल में क्या हुआ वो तो पता नहीं था, पर उसमें कहीं से कहीं तक गलती मान की नहीं थी और ना ही वो बच्चा उसका होगा। संजना की हरकतें सुनने के बाद अब उसे यकीन था। अपनी भूल पर पछताता शिवाय अपने कमरे की छत को निहार रहा था। कुछ सोचते हुए उसने मान को फोन लगा दिया। उम्मीद के मुताबिक फोन उठाया भी नहीं मान ने, और दूसरी कॉल पर पता चला कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। गलती उसकी थी तो उसे ये सब तो झेल नहीं था, इसके बाद तो और भी बहुत कुछ झेलना था उसे। उसका प्यार उसे मिल नहीं पाया और दोस्त, आज उसका जिगरी दोस्त भी उससे दूर हो चुका था। इधर सुमेर जी की हवेली में बात भले ही ना कर रही हो परिणीता विराज से, पर उसका मैसेज आते ही तुरंत मोबाइल उठाकर देखा, बड़ी उम्मीद से कि उसे मनाने के लिए मैसेज किया होगा, पर वो तो धारा और मान के लिए था। और आखिर में लिखी बात को पढ़कर तो वो बुरी तरह चिढ़ गई। मेरी मेड के लिए बहुत सारा प्यार, आओ रात को बताती हूँ। बुरी तरह चिढ़ती परिणीता मान के रूम की तरफ चल दी। कुछ ही देर में मान और धारा गाड़ी में बैठे थे जाने के लिए, पर अभी तक विराज ने ना तो लोकेशन भेजी थी मीटिंग की और ना ही उससे रिलेटेड कोई डिटेल या रिपोर्ट। दोनों ने इंतजार करते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। धारा ने हल्की आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी लाइट वर्क के साथ और साथ में मैचिंग ज्वेलरी।
और मेकअप भी, ये सब उसने परिणीता की जिद से किया था। लाख मना करने पर भी कि वो मीटिंग के लिए जा रही है, ना किसी और जगह पर। वो तो जैसे जिद पर ही अटक गई थी और अपने मन से तैयार करके ही मानी। साथ ही साथ मान को भी तंग करती रही कि वो भी अपने कपड़े चेंज करे और करवा कर ही मानी। साथ ही साथ मान को भी तंग करती रही कि वो भी अपने कपड़े चेंज करे और करवा कर ही मानी। आखिर परिणीता नाम है, इसीलिए विराज ने उसे ये काम सौंपा था कि करके ही मानेगी। सामने वाले की वैसे ही नहीं सुनती। ऐसा लग रहा है जैसे मीटिंग के लिए नहीं, डेट पर जा रहे हो। परिणीता भाभी भी ना। मान ने कहा तो उसकी बात सुनकर धारा भी मुस्कुरा दी। लग उसे भी यही रहा था अपनी साड़ी और ज्वेलरी देखकर। कुछ ही मिनट में मान के फोन पर मैसेज आया। विराज ने लोकेशन भेजी थी, अभी बस ये कहकर कि बाकी डिटेल थोड़ी देर में भेज देगा। लोकेशन देखकर मान को अजीब लगा कि ऐसी जगह कोई मीटिंग कैसे रख सकता है, पर तब भी अब निकल ही गए तो जाना तो पड़ेगा ही। ये सोचते हुए उसने कार स्टार्ट की और मीटिंग के लिए निकल गए। अभी शहर से निकले 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि माँ ने गाड़ी एक रोड साइड बने अच्छे से रेस्टोरेंट के आगे रोक दी। हम पहुंच गए क्या? गाड़ी को रुकता देखकर धारा ने पूछा तो मान बोला, नहीं तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आया। 5-7 मिनट बाद ही मान गाड़ी में वापस आया। उसके हाथ में एक पेपर बैग था जो आकर उसने धारा के हाथ में थमा दिया। धारा ने पूछा, ये क्या है? मान बोला, नाश्ता है तुम्हारे लिए, घर पर तो तुमने कुछ खाया नहीं था, अभी खा लो, वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। धारा ने पूछा, आपको पता था मैंने नाश्ता नहीं किया? तो मान बोला, देखा था मैंने, अब खा लो नहीं तो सैंडविचेस सोगी हो जाएंगे। मान ने नाश्ते की तरफ इशारा किया और कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। धारा हाथ में नाश्ता लिए मान को ध्यान से देखे जा रही थी। मान ने कहा, क्या हुआ, खाओ ना, भूख नहीं लगी क्या? धारा बोली, आपको सुबह मेरी बात का बुरा नहीं लगा था क्या? मान ने पूछा, क्यों, तुमने ऐसा क्या कह दिया था जो बुरा मानो? और इस नाश्ते का उस बात से क्या मतलब? धारा बोली, नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने आपसे पलटकर इतने सवाल किए और संजना मैम के लिए भी बोला तो आपको बुरा नहीं लगा? मान बोला, पहली बात तो तुमने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं था, और रही बात संजना की, तो उससे मेरा वास्ता उसी रात खत्म हो गया था। तो मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम उसके लिए क्या कहती हो, और इस नाश्ते का उन बातों से क्या मतलब है तुम्हारा? यानी कुछ बुरा लगे तो मैं ये सब नहीं करूंगा, ऐसा समझा है तुमने मुझे? दारा जल्दी से बोली, नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। चलिए छोड़िए, ये बताइए, ऐसे ही ध्यान हमेशा रखेंगे क्या? बात बदलने के लिए धारा ने पूछ लिया। क्यों नहीं, अब वाइफ हो तो मेरी। मान ने सामने गाड़ी देखकर चलाते हुए ये सहजता से कह दिया, पर धारा कुछ पल उसे देखती ही रही। इस छोटी सी बात से उसे अंदर ही अंदर कितनी ज्यादा खुशी मिल रही थी, वो बयान नहीं कर सकती थी। खा भी लो, अब मुझे देखने से पेट नहीं भरता, बिलीव मी। मान की बात से धारा झेप गई और नाश्ता निकाल कर खाना शुरू किया। सैंडविच का पहला बाइट तोड़कर मान की तरफ बढ़ा दिया तो मान बोला, थैंक्स, मुझे नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए, तुम ही खाओ। अच्छा, कहीं तुम इसमें कुछ मिलाकर तो नहीं लाए मेरे लिए? दारा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर सैंडविच अपने मुंह की तरफ बढ़ा लिया। पर खा पाती उसके पहले ही मां ने उसकी कलाई पकड़कर हाथ अपनी तरफ खींचा और आधा सैंडविच खाकर अपने मुंह में भर लिया। धारा उसे देखती ही रह गई। मान खाकर बोला, अब ठीक है? हुआ शक दूर, शक की लड़की। अचानक हुई इस हरकत से धारा मान को देखती रह गई, पर कुछ पल बाद ही हंसने लगी। मां ने उसे हंसते देखकर पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? अपना मुंह देखिए। धारा मान को देख कर हंस रही थी और मान ने सामने लगे बैक मिरर में अपना चेहरा देखा। सैंडविच का सॉस और मेयोनीज मान के चेहरे पर लगे थे। अपना चेहरा देखकर मान भी मुस्कुरा दिया। फिर धारा से नैपकिन लेकर मुंह साफ कर लिया। एक बात पूछूं आपसे, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? सैंडविच खाते हुए धारा ने पूछा तो मान बोला, पता नहीं गुस्सा करूंगा कि नहीं, पर अभी फिलहाल तुमसे लड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, और बात बुरी लगी तब भी बीच रास्ते पर छोड़कर भी नहीं जाऊंगा, इसलिए पूछ सकती हो जो पूछना हो। धारा ने अटकते हुए पूछा, आपको मतलब संजना मैम की याद आती है? नहीं, मेरा वो, आप उनसे? हाँ आती है, सच कहूं तो हर पल अब भी वही याद आती है।
मान बोल रहा था और धारा उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। ऐसे ही एक पल में एक झटके से भूल तो नहीं सकता ना उसे? मान ने पूछा तो धारा ने हाँ में सिर हिला दिया। पर ये यादें नफरत भरी हैं। उसे याद करता हूँ तो हर पल अपने साथ हुए धोखे को याद करता हूँ जो उसने वंश के साथ मिलकर मुझे दिया। प्यार ना सही पर बचपन की दोस्ती का लिहाज ही कर लेती। बता देती कि मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और को चाहती है, तो मैं खुद उसका साथ देता उसका प्यार हासिल करने में। उसे बताता कि वो कहाँ सही है कहाँ गलत है। वंश से धोखा खाकर वो इस तरह बर्बाद होकर नहीं रह जाती। धारा बोली, धोखा? आपको कैसे पता? मिला था उससे मैं शादी के बाद। और माँ ने उसे सारी बात बताई जब वो संजना के पास हॉस्पिटल गया था। धोखा सिर्फ मुझे नहीं मेरी फैमिली को भी दिया है उसने। सुजीत अंकल की पोस्ट का फायदा उठाकर कई सारे लॉस करवाए कंपनी को ताकि उस वंश को बेनिफिट्स हो सके। पता है, बता नहीं सकता मैं कितना शर्मिंदा हूँ अपनी फैमिली के आगे। मेरी वजह से कितना बड़ा घाटा सहा है उन लोगों ने। अभी कुछ वक्त पहले मैं ऐसी बेवकूफ़ी ना करता तो ये सब कुछ नहीं होता। उस वंश की औकात नहीं थी इतनी, पर मेरी अंधी मोहब्बत की वजह से उसे मौका मिला जिसका उसने पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। डैड ने, भाई ने मुझे एक बार भी ब्लेम नहीं किया किसी भी बात के लिए, बल्कि इतने मुश्किल वक्त पर संभाला मुझे जब मेरी वजह से पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लग गई थी। कहते हुए मान की आंखों में नमी आने लगी। धारा बोली, सॉरी, मेरी वजह से आपका दिल दुखा। मुझे नहीं पूछना था ये सवाल। धारा को गिल्ट फील होने लगा मान की तकलीफ देखकर। नहीं धारा, तुमने अच्छा किया ये सब पूछकर। ये बातें मैं चाहकर भी किसी से कह नहीं पा रहा था। क्या बताऊं मैं किसी और को अपनी बेवकूफ़ी के बारे में? कितना गिल्ट में हूं मैं। आखिर मान ने गाड़ी सड़क किनारे एक तरफ रोक दी। कहते हुए मन इतना भारी हो चुका था कि हाथ पाँव ने हिलने से भी मना कर दिया। सॉरी, आप तो। धारा के पास शब्द नहीं थे। नहीं दारा, तुम बार बार सॉरी मत कहो। मेरे दिल का जहर है, निकल जाने दो। मान की आंखों से आंसू निकल आए। और अच्छा है ये सब मैं कम से कम तुम्हें कह पा रहा हूँ अपनी वाइफ से खुलकर। सब कुछ तुम्हारे सामने है धारा। मैं भी और मेरा बेवकूफ़ी से भरा अतीत भी जहर बन चुकी है वो मेरे दिल में, मेरी यादों में। मान के आंसू थम नहीं रहे थे और धारा को बहुत अफसोस हो रहा था और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे वो इस तरह का घटिया सवाल कर सकते हैं। प्लीज आप। धारा ने टिश्यू उठाया मान के आंसू पोंछने के लिए। मान बोला, रहने दो यार, बहने दो इन्हें। कुछ देर के लिए दिल में हल्कापन महसूस होता है, वरना तो अब मरने का दिल करने लगा है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। धारा का बड़ा हुआ हाथ भी काम गया मान की बात सुनकर और मान को भी एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। प्लीज यहाँ आओ। माँ ने धारा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके गले से लग गया। सॉरी, थोड़ा ज्यादा ही बोल गया। धारा ने उसकी हालत देखकर पीठ सहला दी। कुछ मिनट बाद मान धारा से अलग हुआ। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया धारा। घुटन हो रही थी कब से। आज तुमसे अपना सब कुछ बताकर थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। तुम परेशान हो गई होंगी मेरी बातों से। धारा बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। मान बोला, धारा, अपने रिश्ते की शुरुआत हम दोस्ती के रिश्ते से करते हैं और वादा करो जो भी होगा सब शेयर करोगे मेरे साथ एक दोस्त के नाते। मान ने अपना हाथ धारा की तरफ बढ़ा दिया। धारा ने भी बिना कुछ कहे अपना हाथ मान की हथेली पर रख दिया। आज बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी दोनों की। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला और पहुंच गए अपनी मंजिल पर जिसका पता विराज ने दिया था। कार से उतरकर मान ने चारों तरफ देखा। बड़ी ही सुंदर जगह थी। लेक के किनारे बना एक रिसोर्ट, चारों तरफ से प्रकृति से घिरा। धारा भी उतरकर मान के नजदीक जाकर खड़ी हो गई। कितनी सुंदर जगह है। आस पास देखते हुए धारा ने कहा। वो उस जगह की सुंदरता में खो रही थी। मान बोला, कुछ अजीब नहीं लग रहा ऐसी जगह बिजनेस मीटिंग? धारा बोली, हाँ, अजीब सा तो है, पर हो सकता हो जिनसे मिलना हो उनके लिए यही जगह सही जगह हो। वो यही मिलना चाहते हो। बिना बात कोई ऐसी जगह क्यों बुलाएगा? मान उसकी बात सुनकर बोला, सही कह रही हो, चलो अंदर चलकर देखते हैं। बाहर से इतना सुनसान सा है कि लग ही नहीं रहा कि हमारे सिवा यहाँ कोई और भी होगा। और जैसा लग रहा था वैसा ही था भी।
अंदर भी कोई नहीं था सिवाय स्टाफ के। वेलकम सर, स्टाफ खड़ा था स्वागत के लिए। थैंक यू, मीटिंग बुक थी हमारे यहाँ। मान ने मैनेजर से पूछा। सॉरी सर, ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें, पर 1 वीक की आपके लिए बुकिंग है। व्हाट? मान के साथ साथ धारा भी चौंकी थी सुनकर। जी सर, मिस्टर विराज शेखावत ने आपके और मैम के लिए बुक किया है पूरे 1 हफ्ते के लिए। बताते हुए पूरी बत्ती सी दिखाई थी। अंदाजा हो गया मैनेजर को कि ये एक सरप्राइज है। माँ ने धारा को देखा, वो बाहर देखने में व्यस्त थी। उसने पूरी बात सुनी ही नहीं थी। माँ ने विराज को फोन लगा दिया और धारा से काफी दूर जाकर बात करने लगा। फोन उठाकर विराज बोला, कैसा लगा सरप्राइज? मान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, क्या भाई, आपको बताना तो चाहिए था। विराज बोला, हाँ, बताकर भेजता तो तुम चले जाते। एयर टिकट्स पड़ी है मेरी गाड़ी में जो तुम पहले ही कैंसिल करवा चुके हो। मान बोला, तभी भाई पूछना तो था ना, हम क्या करेंगे यहाँ, वो भी 1 हफ्ता। विराज बोला, जो सब करते हैं। मान उदास स्वर में बोला, भाई आपको पता है फिर भी। विराज अब सख्ती से बोला, हाँ पता है, इसलिए वहां भेजा है। मैं तुझे अपनी खुशियों से दूर नहीं रहने दूंगा, समझे? मान बोला, और आपको लगता है मैं इस तरह खुश हो जाऊंगा? विराज बोला, कैसे खुशी मिलेगी तुझे बता, वही करूंगा फिर। मान ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ भाई और खुश भी। आप बस ये बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। विराज उसे धमकाते हुए बोला, वो तो नहीं हो सकती, और तू 1 हफ्ते से पहले घर में कदम भी नहीं रखेगा, समझे? मान गिड़गिड़ाने लगा, भाई आप समझो। विराज बोला, तू समझ मेरी बात। दोस्तों के साथ भी जाता है ना घूमने, यही समझ कि दोस्त के साथ घूमने गया है। साथ में रहो, एक दूसरे को समझो, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। भाई, बान ने बड़ी लाचारी से कहा, भाई कैसे रुकेंगे, साथ में तो कुछ लाए नहीं। अब इन एक जोड़ी कपड़े में 1 हफ्ता कैसे निकालेंगे? बताते हुए बड़ी तसल्ली हुई कि कोई तो बहाना मिला। गाड़ी की डिक्की खोल, 2 बैग मिलेंगे, उनमें जो भी होगा 1 हफ्ते के लिए काफी होगा। मान चौंक कर बोला, भाई। विराज मुस्कुराकर बोला, तेरी भाभी कमाल की है। मान अब फंस चुका था। क्या यार? विराज बोला, इंजॉय कर, हस्बैंड वाइफ नहीं फ्रेंड बनकर रहो। मान बोला, वो तो वैसे भी मेरी फ्रेंड है पहले से ही। विराज खुश होकर बोला, ये हुई ना बात। एक कदम तो तुम दोनों पहले ही बढ़ा चुके हो, अब आगे उसके आगे बढ़ने की कोशिश करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ ने गहरी सांस लेकर बोला, आप मानोगे नहीं ना? विराज बोला, मेरी कसम है, अगर 1 हफ्ते से पहले आया तो। मान चिल्लाकर बोला, कैसी बातें कर रहे हो आप, कसम वसम की क्या जरूरत है? चिढ़ गया था बेकार की जिद पर इस बार मान। विराज बोला, तू मानने वाला था इसके बिना? कल ही वापसी कर लेता, मुझे पता है। चल, अब धारा भी देख रही होगी, ऐसी बातें सुनकर उसे अच्छा लगेगा वहां रहना। मान ने बताया, दूर हूं मैं धारा से। विराज बोला, ठीक है, ज्यादा दूर रहने की जरूरत नहीं है, पास जा और ये 1 हफ्ता अच्छे से गुजार कर आना। ठीक है, रखता हूँ। मान ने फोन की तरफ देखा जो अब कट चुका था। धारा ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ, कैंसिल हो गई बुकिंग? मान बोला, नहीं वो नहीं माने, वैसे जगह अच्छी है, आ गए हैं तो रह लेते हैं। धारा असमंजस से बोली, हाँ है तो, पर फिर भी 1 हफ्ता यहाँ पर अकेले करेंगे क्या? और कुछ लाए भी तो नहीं साथ में, रहेंगे कैसे वो भी 1 हफ्ता? चलो तुम फिर बताता हूँ। माँ ने गाड़ी की मैनेजर को थमाकर कुछ कहा और फिर धारा के साथ अंदर की तरफ चल दिया। अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पर कॉटेज बने हुए थे जो देखने में झोपड़ी नुमा लग रहे थे, और ये नज़ारा और भी खूबसूरत था। अंदर से लेक ज्यादा अच्छी तरह दिख रही थी। वो बना ही ऐसा हुआ था कि छोटा सा साफ सुथरा खूबसूरत गांव लग रहा था। सर इधर की तरफ, राह दिखाता मैनेजर उनके लिए बुक कॉटेज तक ले आया और की कार्ड पकड़ा दिया और बोला, सर नाइट में कपल्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है, तो आप भी इनवाइट हैं। मान चारों तरफ देखकर बोला, कपल्स? कौन से कपल्स? मुझे तो यहाँ हमारे सिवा कोई भी नहीं दिखा। मैनेजर बोला, सर हैं कुछ कपल्स। मान उसे घूर कर बोला, तो दिखते क्यों नहीं? मैनेजर झेपते हुए बोला, सर समझिए ना, ये रिजॉर्ट हनीमून के लिए बुक किया जाता है, तो है। आप भी आराम से आ जाइएगा, कोई जल्दी नहीं है। मैनेजर की बात सुनते ही धारा कमरे की तरफ भागी और मान ने फ्रस्ट्रेट होकर मैनेजर को घूर कर देखा।
जो बड़ी काइयां सी हंसी हंस रहा था। ठीक है जाओ यहाँ से, हम देख लेंगे। धारा के पीछे मान भी कमरे में आया और वहां का नजारा देखकर माथा पीट लिया। धारा पहले ही खड़ी खड़ी कमरे को घूर रही थी। मैनेजर ने अपना काम अच्छे से किया था, दोनों कमरे को घूर ही रहे थे कि दरवाजे पर नॉक हुआ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपका लगेज। एक कम उम्र का पहाड़ी सा दिखने वाला लड़का सामान रख कर जा चुका था। ऐसा करते हैं, पहले कमरे की सफाई कर देते हैं, फिर लंच करेंगे। मान ने कमरे में घूमते हुए कहा। ठीक है। धारा ने भी कमर कस ली। कुछ ही देर में सबकी मेहनत और पैसों पर पानी फेर कर कमरे के कोने में पूरा सामान पड़ा था, जिसमें सेंटेड कैंडल्स, तरह तरह के फुल लाइट्स, हार्ट शेप बैलून और भी पता नहीं क्या क्या था। हो गया। बेड पर छड़ी हुई चादर को बिछाकर धारा ने बैठते हुए कहा। गुड। पूरे सामान को कचरे की तरह एक पॉलिथीन में भरकर आते हुए मान ने कमरा देखकर कहा। अब पूरा कमरा उनके मन मुताबिक बन चुका था। साफ सुथरे बेड के सामने लगे दो सिंगल सोफे और बीच में लगी वुडन और ग्लास की बनी मेज और साइड में लगा छोटा सा एक फ्रिज। दूसरी तरफ एक अटैच रूम और था, जिसमें एक ड्रेसिंग टेबल और एक अलमीरा लगे थे। दूसरी तरफ अटैच वॉशरूम भी था। तुम हाथ मुंह धो लो, लंच आता ही होगा, मैंने ऑर्डर कर दिया था। मान ने कहा तो धारा वॉशरूम की तरफ चल दी। उसके जाने के बाद मान ने विंडो ओपन कर दी। विंडो से तो बाहर का नजारा और भी ज्यादा दिलचस्प था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही थी, जिस पर एक मंदिर बना हुआ था। मान ने विंडो की फ्रेम पर हाथ रखकर नजर घुमाकर चारों तरफ देखा। सामने एक और क्वार्टर बना था और उसकी विंडो भी खुली थी, पर वहां का नजारा देखकर मान छेप गया। अब उसे मैनेजर की वो काया सी हंसी याद आ गई। मान ने झट से विंडो बंद कर दी। कौन से जन्म का बदला ले लिया भैया आपने? मान बड़बड़ाता हुआ दरवाजे तक गया, जो अभी अभी नॉक हुआ था। शायद लंच आ चुका था। धारा वॉशरूम से बाहर निकली, तब तक लंच आ चुका था। मान बोला, तुम सर्व करो, मैं आता हूँ। मान के जाते ही धारा ने अपने हाथ पहुंचते हुए लंच को देखा और उसे सर्व करने लगी। अरे ये विंडो क्यों खोली? मान बाहर आए तो नजर खुली विंडो पर गई। सबसे पहले तो उसने पूछ लिया, अच्छा लग रहा है ना खुला खुला सा? धारा ने खुश होते हुए कहा, पर मान खिड़की बंद करने भागा। नजर सामने वाले कॉटेज पर गई। उसकी खिड़की दरवाजे सभी बंद थे, तो थोड़ी राहत की सांस ली और खिड़की खुली छोड़ दी। धारा बोली, सामने कितना सुंदर मंदिर दिख रहा है, वहां चले, शाम तक वापस आ जाएंगे। मान बोला, वो सामने दिख रहा है, पर है यहाँ से काफी दूर, और अभी गए तो वापसी में आते आते रात हो जाएगी। वहां कल चलेंगे? धारा ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? मैंने अभी पूछा है, जो वेटर लंच देने आया था उससे। सब बता कर गया है, मंदिर काफी दूर है, तो कल सुबह निकलते हैं। अभी लेक साइड चलते हैं। मान ने जो सोचा वो बता दिया। ये एक हफ्ता मुश्किल होने वाला है। मुंह में कौर रखते हुए मान ने बातों बातों में कह दिया। धारा उसकी बात सुनकर बोली, राह के साथ ही मनपसंद हो तो मुश्किल तो आती ही है, वरना राहें आसान ही नहीं, कभी कभी छोटी भी लगती हैं। क्या कहा? मान बात को ध्यान से सुन नहीं पाया। कुछ नहीं, आप खाना खाइए। प्लेट में सब्जी रखती हुई धारा ने बात को जाने देना सही समझा, पर मान को बात समझ आ गई थी। कुछ देर में लेक साइड जाकर दोनों कुदरत का नजारा देख रहे थे। ऊंचे पत्थर पर बैठा मान लेक में छोटे छोटे कंकर फेंक रहा था। वहीं दारा थोड़ी दूर बैठी किनारे पर मौजूद पानी में छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां देखने में मसरूफ थी। हाथ में लेने की कोशिश करती और कोई छोटी सी मछली आ भी जाती तो डर कर छोड़ देती। दूर बैठा मान धारा की बचकानी हरकतों को ध्यान से देख रहा था। लग भी तो बच्चों सी रही थी। एक कंकर उठाकर उसके करीब पानी में फेंक दिया। सारी मछलियां डर कर तितर बितर हो गई और साथ में धारा भी डर कर कुछ दूर हो गई। कुछ पल में ही समझ आया कि क्या हुआ है, तो घूर कर मान को देखा। उसका हाल और उसकी बच्चों से उतरी सूरत देखकर उसको हंसी आ गई। भगा दी ना सारी मछलियां? उसने गुस्से से शिकायत की। बच्चों की तरह लग रही हूँ पूरी। हंसता हुआ मान करीब आया। अच्छा रुको। धारा ने घूरना बंद नहीं किया तो मान ने कहा और पानी के पास जाकर चुप कर बैठ गया और कुछ ही देर में दोनों हथेलियों को छोड़कर उसमें थोड़ा सा पानी और पानी में एक मछली पकड़ कर ले आया। हाँ, आपने पकड़ ली। धारा मान की हथेली में मछली देखकर खुश हो गई थी।
आपको डर नहीं लग रहा? मछली से खेलती धारा ने मान से पूछा तो मान बोला, बेचारी इतनी सी है, क्या कर लेगी मेरा जो डरूं इससे। लो अपना हाथ करो आगे। मान के कहने पर धारा ने दोनों हाथों को जोड़कर प्याले के आकार का बना लिया, पर जैसे ही मान ने उसकी हथेलियों में मछली डाली, हाथों में गुदगुदी हुई और धारा चीखते हुए उछल पड़ी और मछली सीधा पानी में जाकर गिरी। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बचपना नहीं गया तुम्हारा? मान उसका हाल देखकर बोला। जा तो बहुत पहले ही चुका था, आज भूले बिसरे गलती से वापस आ गया। धारा ने अपनी आंखें पोंछी, जो ज्यादा हंसने की वजह से थोड़ी गीली हो गई थी। मतलब? मान ने पूछा। कुछ नहीं। धारा ने बात टाल दी और वापस मछलियां देखने लगी। मछलियां पसंद है तुम्हें? मान ने पूछा तो मुस्कुराकर हाँ में जोर से सिर हिला दिया उसने। देखो पत्थर भी कितने सुंदर है यहाँ। कुछ रंग बिरंगे कांच से चमकते पत्थर उठाकर उसने मान को दिखाए। कुछ और पत्थर उठा लिए, उनको मान ने अपनी जेबों में रख लिया संभाल कर। कुछ ही देर में सूरज ढलने लगा। शाम गहराने लगी तो दोनों अपने कॉटेज में वापस आ गए। सफर की और दिन भर की थकान असर दिखाने लगी थी। धारा सोफे पर और मान बेड पर पांव पसारे बैठा था। कॉफी ऑर्डर की थी स्ट्रॉन्ग। मान ने पूछा, शाम का क्या मन है तुम्हारा, चलना है? धारा ने पूछा, आपका क्या मन है? तुम जो चाहोगी वही कर लेंगे। बात धारा की इच्छा पर डाल दी। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत थकान हो रही है, बस आराम करना है। मान को भी तसल्ली हुई, क्योंकि थका तो वो भी हुआ था ट्राई करने पर। धारा की इच्छा पूछना सही समझा उसने। कॉफी पी दोनों को राहत पहुंची। दोनों ने कपड़े बदल लिए थे और खाना खाने का दोनों का मन नहीं था। धारा तेल लेकर बैठ गई। आदत थी उसे 2-3 दिन में तेल बालों में डालने की। मान ने पूछा, ये क्या कर रही हूँ? धारा बोली, बालों में ऑयल मसाज कर रही हूँ। मान बोला, मेरी दादी भी करती है कभी कभी हम दोनों भाइयों के बालों में, बड़ा रिलैक्स फील होता है। धारा ने पूछा, आपको करवानी है क्या? मैं कर दूंगी। मान बोला, हाँ पर पहले तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। धारा चौंक कर बोली, आप आपको आती है? मान बोला, नहीं आती, पर ऐसे तो पता है ना कि सिर में तेल लगाकर उंगलियों से रब करते हैं, तो वही कर दूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। दूसरे के हाथ से ज्यादा आराम मिलता है। हाँ वो तो है, धारा ने कहा और मान के आगे जमीन पर बैठ गई। मान हथेली में थोड़ा थोड़ा तेल लेकर धारा के स्कैल्प पर लगाने लगा। नॉट बैड शेखवा साहब, आपके हाथों में तो जादू है। लग नहीं रहा कि पहली बार मसाज कर रहे हैं। धारा ने अपनी आंखें मूंद ली। मान के मन में पता नहीं क्या आया कि वो बोला, धारा तुमने अर्निंग करना कब से शुरू कर दिया था? पापा जी के हम लोग को छोड़कर जाने के बाद तकरीबन 14 साल की होने तक शुरू कर चुकी थी। धारा ने आंखें मूंदे ही उत्तर दिया। मान के हाथ रुक गए सुनकर। इतनी कम उम्र में? तब तो मुझे किसी भी बात का पता नहीं था। बस स्कूल जाना, खेलना, खाना, और तुम उस उम्र में काम करने लगी थी। मान चौंक गया था धारा की बात सुनकर। आपको बुरा लग रहा है सुनकर कि मैं काम करती थी? धारा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ये क्यों बोल दिया। मान बोला, नहीं, बुरा काम करना नहीं, पर इतनी कम उम्र में काम करना ये सुनकर बुरा लगा। तुम बहुत ब्रेव हो धारा, सच में इतनी सी उम्र में काम करने लगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी की। धारा ने हाँ में सिर हिला दिया और आंखें वापस बंद कर ली। क्या काम करती थी? मान दिलचस्पी लेने लगा। जो मिल जाए वही कर लेती थी। इतनी कम उम्र में काम मुश्किल से मिलता था, पर जो भी मिलता था सब करने की कोशिश करती थी। जैसे? रहने दीजिए ना, क्या करेंगी जानकर आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनकर। बताओ ना प्लीज, मुझे जानना है। मान ने जिद की तो धारा ने बताना शुरू किया। सबसे पहले तो लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, साफ सफाई, बर्तन वगैरह। गार्डनिंग का भी काम किया है, घास काटना, पौधे मेंटेन करना। फिर बाहर काम ढूंढा तो वो मिलने लगा, छोटी मोटी फैक्ट्री में, वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते थे। चाइल्ड लेबर में आती थी तो छुपा कर काम करवाते थे। फिर काम ज़्यादा करना पड़ता था, कभी कभी तो पैसे भी नहीं देते थे। फिर 18+ की होते ही ज़्यादा अच्छे से काम मिलने लगा, तभी कहीं कहीं थोड़ा बहुत हिसाब भी देख लिया करती थी। बस फिर उसी में इंटरेस्ट होने लगा और पढ़ाई भी फाइनेंस की कर ली साथ में। मान ने हैरानी से पूछा, और फिर पढ़ती कब थी? रात में सब सो जाते थे तब।
पूरे घर में शांति हो जाती थी तो पढ़ने में आसानी रहती थी। एज क्या हो गई तुम्हारी? 22 प्लस। धारा बताते हुए मुस्कुरा दी। मान की उंगलियां सिर पर चल रही थी। मुझसे पूरी 3 साल छोटी। मान ने अपनी उम्र का हिसाब लगाकर बताया। तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो धारा। तुम्हारी जगह कोई और या मैं खुद होता तो कभी भी इतना नहीं कर पाता। धारा बोली, भगवान न करे आपको वो सब देखना पड़े, पर आप कर लेते मुझे यकीन है। मान ने असमंजस से पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो धारा बोली, परिस्थितियां सब सिखा देती हैं और हालात देखकर हम अपने घर परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आपने भी तो अभी प्रूव किया है मुझसे शादी करके। अपने परिवार की इज्जत की खातिर दादाजी के समझाने से माने ना आप। उस वक्त आपकी हालत देखकर बहुत डर गई थी मैं। उस वक्त मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने खुद को संभाला था। कर रहा था कि कहीं से भी उस लड़की को ढूंढकर जान से खत्म कर दूँ, साथ में उस वंश को भी। और फिर खुद को। धारा चौंक कर बोली, खुद को? मान उदास होकर बोला, हाँ खुद को। मुझ जैसे बेवकूफ को तो मर ही जाना चाहिए था। तुमने भी तो बताया था मुझे उन दोनों के बारे में, तब भी मैंने नहीं सुनी तुम्हारी बात। अब लगता है कि मोहब्बत नहीं बेवकूफ़ी की थी मैंने। तुम्हें नींद आ रही है? धारा की भारी पलकों को देखकर उसने पूछा। हाँ, पहले आपके बालों की मसाज कर दूं फिर सोती हूँ। धारा ने उठते हुए कहा। तो मान बोला, नहीं रहने दो, अब मन नहीं है, मुझे भी नींद आ रही है, बैठा नहीं जाएगा। थोड़ी देर में ही धारा गहरी नींद में जा चुकी थी और मान सामने लेटा उसे देख रहा था। जीवन इतना मुश्किल भी होता है ये तुमसे मिलकर जाना धारा। धारा को देखते हुए मान की भी आंखें बंद होने लगी थी। यहाँ मान और धारा एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे और उधर संजना दूसरे शहर पहुंच चुकी थी और उसको खबर मिल चुकी थी कि मान धारा के साथ यहाँ घूमने आया हुआ है। ये सुनकर संजना का खून खौल चुका था। मान को खोकर अब वो बहुत पछता रही थी। उसके दिल में मान को वापस पाने की प्रबल इच्छा जाग चुकी थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। आगे क्या होगा? संजना अब मान और धारा की जिंदगी में कौन सा बखेड़ा करने वाली है? क्या मान धारा को पसंद करने लगा है? क्या इस एक हफ्ते में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? अब शिवाय क्या करेगा? क्या वो धारा का पीछा छोड़ देगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।